जनता का उठाया बीड़ा, अपने इलाके को बनाया सबसे स्वच्छ। तो इंसान और हाथियों के प्रेम और जज्बे को दर्शाती कहानी भी होंगी और भी अच्छी खबरें। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम इकोनॉमी टुडे। मैं हूं अजय मिश्र। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहती है हमारी नज़र। मैं हूं अजय मिश्र। क्या आपको पता है कि जो AIX है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो अब X प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट होने जा रहा है। तो क्या माना जाए कि अब ये शुरुआत है कि आपको X प्लेटफॉर्म पे कोई गलत खबरें नहीं मिलेंगी, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उन खबरों पर लगाम लग पाएगी जो अभी तक लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। दुनिया भर में बढ़ती महंगाई के बीच भारत क्यों ये कोशिश कर रहा है कि ग्राहकों को त्योहारी सीजन में कोई मुश्किल न हो, और क्या आज बड़ा कदम उठाया जाने वाला आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि एशियाई बाजार हफ्ते के कारोबार के पहले दिन किस तरह से तेजी में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की टॉप लाइंस पर। प्याज और दाल के बाद अब आटे के दाम पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने लिया फैसला। खुले बाजार में भारत आटा बिकेगा करीब 27.5 रुपए प्रति किलो की दर से। FCI सेंट्रल पूल से 2.5 लाख टन गेहूं का करेगी आवंटन। महादेव ऐप सहित 22 गैर कानूनी ऐप्स पर लगा बैन। ED की शिकायत के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय ने उठाया सख्त कदम। दुनिया की 2000 सबसे बड़ी कंपनियों में करीब आधी ने नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को किया स्वीकार। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट का खुलासा, केवल 4% कंपनियों ने UN की क्लाइमेट गाइडलाइंस का किया पालन। और हफ्ते के पहले दिन कारोबार में एशियाई बाजारों में तेजी दिखाई। आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुक्रवार को भी बढ़त के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। ये कुछ टॉप लाइंस जिन पर हमारी निगाह रहेगी और आज का फोकस रहेगा। जो इलीगल ऐप्स पे बैन लगाया गया है उस पर मैं एक्सपर्ट्स का कमेंट लेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आज इकोनॉमी टुडे की बाजारों के हाल से, और आपको दिखाते हैं कि गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत किस तरह से रही आज के कारोबार के दौरान। हफ्ते का पहला दिन किस तरह से संकेत मिले। 8 अंक ऊपर 19,435 के स्तर पर खुलता हुआ गिफ्ट निफ्टी। तेजी का माहौल एशियाई बाजारों से क्यों लेते हुए भारतीय बाजारों में आज जो सुबह की शुरुआत हुई स्टॉक मार्केट की, वो सकारात्मक यानी पॉजिटिव जोन में खुलते हुए नजर आए। देख लेते हैं कि किस तरह से शुरुआत हुई है आज भारतीय शेयर बाजारों की। सेंसेक्स और निफ्टी पर निगाह डालें तो सेंसेक्स 281 अंक ऊपर, अच्छी खासी बढ़त 64,645 का स्तर दिखाई दिया। और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी तेजी के साथ शुरुआत हुई और निफ्टी 94 अंक ऊपर की ओपनिंग। ये ओपनिंग दिखाती है कि आज बाजार शानदार तेजी के साथ कारोबार कर सकते हैं। कहां पर रहेगी तेजी वो हम जानने की कोशिश करेंगे। निफ्टी 50 की ओपनिंग आपकी स्क्रीन पर इस वक्त देखें। टॉप गेनर्स आयशर मोटर्स 1.2% ऊपर कारोबार करता हुआ। कोल इंडिया 1.1%, हिंडाल्को, एक्सिस बैंक और JSW। नतीजों का असर जो है वो स्पष्ट तौर पर मार्केट्स पर दिखाई देता है, और कुछ स्टॉक्स जो आज के शुरुआती कारोबार में मुनाफे के साथ आज कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर। चलते हैं, देखते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं आज के। टॉप लूजर्स में गुजरात फ्यूरो केमिकल इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। पॉली मेडिक्योर, बैंक ऑफ बड़ौदा, JK पेपर और JM फाइनेंशियल्स कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर गिरावट दिखाई दे रही है। JSW स्टील में भी गिरावट है। कोटक महिंद्रा, भारती एयरटेल और एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उन पर थोड़ा सा निगाह डालते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से शुक्रवार को बंदी हुई। ये आपके ये जो आज का जो भाव है फ्यूचर्स का, डाउ जोन्स फ्यूचर्स का 14 अंक ऊपर, S&P 500 40 अंक ऊपर और नैस्डैक 184 अंक ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आया। वायदा बाजार के ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। यूरोपीय बाजारों पर निगाह डालते हैं और किस तरह से यूरोपीय बाजारों में
शुक्रवार की जो बंदी है उस पर हम निगाह डालते हैं। लंदन के बाजार में 28 अंकों की गिरावट, फ्रांस 13 अंक नीचे, जापान का डैक्स 45 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया। आज एशियाई बाजारों में किस तरह की तेजी है उस पर भी निगाह डाल लें। जापान का निकी 225 770 पॉइंट्स ऊपर, हैंगसेंग 332 अंक ऊपर, कॉस्पी में करीब 90 अंकों की बढ़त। कुछ ऐसा ही क्यों आज भारतीय बाज़ारों में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, जहां पर बाज़ारों में तेज़ी दिखाई दे रही है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल का जो स्तर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडियन इकॉनमी के लिए। आपकी स्क्रीन पर $85 85.18, ये थोड़ी सी बढ़त ज़रूर दिखा रहा है, लेकिन अभी भी $85 का जो स्तर है काफ़ी कंफर्टेबल कहा जा सकता है। सऊदी अरब और रशिया की तरफ पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी कि किस तरह से वो अपने जो प्रोडक्शन में कटौती कर रहे हैं उस पर क्या समीक्षा करते हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में कुछ समीक्षा भी इस पर की जा सकती है, उस पर हम सभी का ध्यान ज़रूर रहेगा। और अब बात करते हैं आज के फोकस की। और आज के फोकस में सबसे पहले बात करते हैं त्योहारी सीजन में जो खाद्य पदार्थों की कीमतों हैं उसको लेकर के। त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों के मूल्य नियंत्रित रहे, इसके लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। आज से सरकार खुले बाजार में भारत ब्रांड आटा बेचने की तैयारी में है। आटे की कीमत बताई जा रही कि करीब 27.5 रुपये प्रति किलो हो सकती है। इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज करने वाले हैं। सरकार ने 29.50 रुपये प्रति किलो मिलने वाले आटों में अब 2 रुपये की कमी करने का फैसला लिया। अब ये खुला आटा 35 रुपये और ब्रांडेड आटा 40 से 55 रुपये प्रति किलो की दर से बाजार में मिल रहा है। सरकार सस्ते आटे की बिक्री नैफेड, NCCF, केंद्रीय भंडार और मदर डेयरी के सफल आउटलेट्स के जरिए 10 और 30 किलो की पैकिंग में कर सकती है। मकसद खुदरा मूल्यों को नियंत्रित करना है। ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ संवाददाता जो इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। ऋषि, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो क्या है, थोड़ा सा हमें बताइए, और किस तरह से ग्राहकों को राहत मिलेगी? देखिए अजय, आज का ये जो कदम है बेहद महत्वपूर्ण इस मायने में है क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो हमें समय समय पर उस पर नज़र बनाते हुए उसके करेक्शंस की ज़रूरत होती है, ख़ासतौर से इन्फ्लेशन को नज़र में रखते हुए। और एक जो मौसम होता है त्योहारों का, इसका बाज़ार का सीधा लिंक होता है लोगों के साथ कि जो डिमांड और सप्लाई है उसका सामंजस्य कैसे हो। तो हमने देखा है कि ख़ासतौर से जो हमारे देश में जो त्योहारी सीज़न है वो इस नवंबर और अक्टूबर के समय को कहा जाता है, और इसमें सरकार ने जो कोशिश की है ख़ासतौर से खुदरा मूल्य को नियंत्रित करने की और लोगों की पहुंच में उन सामानों को पहुंचाने की जो उनकी जो डेली नीड्स होती हैं उसमें, जिसमें हम कह सकते हैं कि चाहे वो दाल हो या प्याज, जिसको के लेकर बहुत तेज़ी से ये माहौल बना था कि ये तेज़ हो सकती है, इनकी महंगाई दर बढ़ सकती है, ये महंगी हो सकती है, और थोड़ा बहुत असर दिखा भी था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सरकार ने उसको कंट्रोल किया और लोगों को एक राहत दी, उसी कड़ी में ये जो आटा है, भारत ब्रांड आटा है, ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो अपनी रोजी रोटी को रोज़ कमाते और खाते हैं। उस लिहाज से अगर उन्हें देखा जाए तो ये जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है आटा, अगर उसको सरकार अपने ब्रांड के नाम से लेकर आ रही है और उसको नियंत्रित करना चाहती है और आम आदमी की पहुंच में उसको इतना सुलभ और सस्ता करके रखना चाहती है जिससे कि उसे अपने जीवन की जो बाकी की चीज़ें हैं उस पर उसे संकट नज़र न आए। तो इसी वजह से ये जो भारत ब्रांड आटा है, जैसे कि आपने भी बताया, तकरीबन 2 से ढाई रुपये की इस पर सब्सिडी बनाने की कोशिश की जाएगी और 27 साढ़े 27 रुपये के आसपास इसका मूल्य रखा जाएगा। जबकि बाज़ार में जैसे कि आपने भी बताया कि जो सबसे महंगा आटा है वो 55 और 50 रुपये तक का जाता है, हालांकि 30 रुपये से 28 रुपये से ये मिल भी जाता है। तो ये जो महत्वपूर्ण कदम है, इसमें जो लोगों को जो राहत है ख़ासतौर से त्यौहार के समय में बहुत बड़ी राहत हो सकती है। और इसके लिए आज का जो कदम है देखना होगा कि उस समय किस तरीके से जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं जी इस पूरे भारत ब्रांड आटा को लेकर आते हैं और उसके बारे में क्या जानकारी मिलती है। जी तो कहा जाए ऋषि कि ये
एक सिग्नल होता है मार्केट को, बाज़ार को एक संदेश देने की कोशिश शायद सरकार की तरफ से की जाएगी कि एफसीआई के जरिए जो गेहूं है उसको पिसवा करके सरकार खुले बाज़ार में उतारने की कोशिश करे, जिससे जो शायद जो जमाखोरी करने वाले लोग हैं वो सावधान हो जाएं, ये समझ जाएं कि भाई सप्लाई ठीक ठाक होने वाली है, इसलिए आपको आर्टिफिशियली जो दाम है उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद होगा कि बजट में भी टॉप टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो की कीमतों को काबू में रखने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया गया था। पहली बार सरकार ने इसका इस्तेमाल किया और पूरे साल हमने देखा कि जो बारिश है वो बहुत अनइवन रही और इसीलिए सरकार ने अब स्टार्टअप्स को चैलेंज दिया है कि अगर आप टमाटर की कीमतों को काबू में रखने के लिए कोई अगर आप उपाय सुझाते हैं तो आप सभी का स्वागत है। ये सब मैं बात इसलिए कॉन्टेक्स्ट में लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहली बार प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का इस्तेमाल किया जाना और दालों का बिकना, अभी आप देखिए 170 रुपये का दाल की कीमत खुले बाज़ार में है। चने के दाल की बात करें तो शायद 60 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर मिल रही हैं। तो ये जो संकेत है या सरकार का इंटरवेंशन है वो शायद मार्केट्स को भी एक सिग्नल देने की कोशिश है कि भाई सरकार कोशिश कर रही है कम से कम दाम बढ़े नहीं, अगर कम नहीं हो रहे हैं तो बढ़ना कम से कम रुक जाए। बिल्कुल, देखिए अजय, जिस तरीके से अगर हम अर्थव्यवस्थाओं के जो मुख्य पहलू होते हैं जिसमें कि आम आदमी की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा उसकी कीमत हो जाती है तो इसका असर सीधे तौर पर बाज़ार के अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है। अगर व्यक्ति की जो दैनिक रोज़मर्रा की चीज़ें अगर नियंत्रण में रहेंगी तो इससे जो बाज़ार में जो दूसरी चीज़ों की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो उसकी रोजी रोटी पर जो असर जब व्यक्ति को नहीं मिलेगा तो वो अन्य चीज़ों को भी खरीदेगा। दूसरी बात, जो आपने प्राइस स्टेबलाइजेशन की बात की, तो निश्चित तौर से अगर हम आज दुनिया भर के जो तमाम देश हैं, चाहे वो हम आप अपने आसपास के जो देश हैं, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तमाम हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उसमें जो कीमतें बढ़ी हैं, ख़ासतौर से हमने पाकिस्तान के जो दृश्य देखे थे कि किस तरीके से एक आटा की बोरी के पीछे सैकड़ों लोग भाग रहे हैं। बिल्कुल, ये जो पूरे के पूरे प्रदर्शन होते हैं ये पूरी अर्थव्यवस्था को एक तरीके से तहस नहस कर देते हैं। इसी वजह से सरकार ने जो खुदरा मूल्य है, जो डेली नीड्स हैं, अगर इसको हम कंट्रोल में रखते हैं तो निश्चित तौर से हमारा बाज़ार हमेशा मजबूत रह सकता है। और इसमें जो आपने एक और पहलू की बात की कि जो ख़ासतौर से जो त्योहारों के समय पे जो डिमांड बढ़ जाती है और इसमें एक चीज़ होती है कि जो कालाबाजारी का जो दौर शुरू होता है वो हमारी अर्थव्यवस्था का एक ऐसा पहलू होता है जो फेक होता है, जिसमें डिमांड उतनी है नहीं, उसको आर्टिफिशियली क्रिएट करके तो उससे जो है अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। दूसरा, जैसे कि आपने बात की प्याज को लेकर, जो हवा बनी थी कि प्याज महंगी हो रही है और जैसे ही सरकार ने फैसला लिया कि प्याज की सप्लाई सरकार करेगी तो इसका जो सीधा असर बाजार पर हुआ और जो अवैध जो संग्रह करते थे चीज़ों का, जमाखोरी करते थे, उस पर लगाम लग गई। तो बेहद महत्वपूर्ण कदम होते हैं इस तरीके के। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि इस तमाम एनालिसिस के लिए और खासतौर पर इकोनॉमी टुडे में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आज का फोकस, एक और बड़ा फोकस ऑनलाइन गेमिंग पर किस तरह से शिकंजा कसने जा रही है सरकार। कहीं मत जाइए, देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब आज का फोकस हमारा शिफ्ट हो रहा है जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है उसकी तरफ। अवैध सट्टेबाजी के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह पर महादेव सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक एंड रेडीज अन्ना प्रिस्टोपोर सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स पर और वेबसाइट्स के खिलाफ ब्लॉकिंग आदेश जारी कर दिया है। ये कार्रवाई अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ ईडी की ओर से की गई जांच और उसके बाद छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापेमारी की बात की गई। इसमें ऐप के गैर कानूनी संचालन का खुलासा भी हुआ है।
छत्तीसगढ़ पुलिस बल में एक कांस्टेबल के रूप में कार्यरत आरोपी भीम सिंह यादव और असीम दास को हिरासत में लिया गया था। उनको मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया। इस बीच केंद्रीय कौशल विकास, उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत वेबसाइट या फिर ऐप को बंद करने की सिफारिश करने की पूरी शक्ति थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और ऐसा कोई अनुरोध भी नहीं किया। सरकार पिछले 1.5 सालों से इसकी जांच कर रही है। वास्तव में ईडी से पहला और एकमात्र अनुरोध प्राप्त हुआ है और इस पर कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार को इसी तरह के अनुरोध करने से किसी ने भी रोका नहीं था। और इस प्रोग्राम में मेरे साथ दो लोग जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र मिश्र जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार डीडी न्यूज़ और डॉक्टर पवन दुग्गल जो एक्सपर्ट हैं ऑनलाइन मामलों के। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र, आपसे शुरुआत करते हैं। ये ऐप्स पर जो फैसला लिया गया है बैन करने का, ये कितना बड़ा फैसला है और क्या ये पहले लिया जा सकता था? अच्छा, देखिए, जब हमने देखा था कि कुछ ऐप बैन करने की शुरुआत हुई थी, खासतौर पर टिकटॉक ऐप, आपको याद होगा, तब तमाम ऐसे ऐप बैन किए गए थे जो चीनी ऐप थे, और तब ये संकेत मिले थे कि भविष्य में जो सट्टेबाजी और जुआबाजी वाले जो ऐप है अवैध तरीके से जो संचालित हो रहे हैं, उनको बैन किया जा सकता है। सवाल यह है कि उन ऐप को बैन कब किया जाएगा, उसके लिए कोई औपचारिक शिकायत करेगा, एक मैकेनिज्म होगा, और राज्य सरकारों की बहुत हद तक जिम्मेदारी है कि वो इस बात की जानकारी दें आईटी मंत्रालय को, सूचना दें, अपने स्तर पर कार्रवाई करें, उसे बैन करने का काम करें। तो हमने देखा कि जब महादेव ऐप का मामला आया, ईडी ने शिकायत की, ईडी ने छापेमारी की, और जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगे। उसके बाद बहुत चर्चा में मामला आ गया और ईडी की शिकायत के बाद ये एक बड़ी कार्रवाई की गई। न केवल महादेव है बल्कि 22 ऐसे अवैध तरीके से सट्टेबाजी और जुए वाले ऐप बैन किए गए हैं। और केंद्र सरकार ने ये संकेत बहुत पहले दिए थे कि जहां जहां से जो जानकारी जुटाई जाएगी, जब किसी इस तरह का मामला आएगा अवैध सट्टेबाजी को लेकर सरकार सख्त होगी, और इसके लिए एक नियमन की बात कही गई थी। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं उसी दशा में एक कदम है कि पहले राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो एक चिंता जताने वाले ऐप थे उनको बैन किया गया। हम जानते हैं टिकटॉक सहित आज के दिन में देखें तो तमाम ऐप बैन किए जा चुके हैं, और अब इस सट्टेबाजी ऐप को बैन किया गया। जहां तक आपका सवाल है क्या जल्दी किया जा सकता था, अगर राज्य सरकार इस पर कार्रवाई करती, पहले अगर जिस राज्य में ज्यादा उस सट्टेबाजी ऐप का अवैध इस्तेमाल हो रहा है वहां से कोई औपचारिक शिकायत आती तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार उस पर कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन यहां पर हमने देखा कि ईडी ने जब शिकायत की, ईडी ने ये कहा कि इसे बैन किया जाना चाहिए, तब केंद्र सरकार ने इस पर कार्रवाई की। तो राज्य सरकार अगर ज्यादा प्रोएक्टिव रहती, छत्तीसगढ़ सरकार, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि ये कार्रवाई पहले हो जाती। शैलेंद्र, प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास दोबारा वापस लूंगा। डॉक्टर पवन दुग्गल, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम पर शामिल होने के लिए। हम आपको एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर पूरा देश जानता है और मुझे खुशी है कि आप दूरदर्शन के साथ भी जुड़े रहे, और आजकल आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम कर रहे हैं। ये पूरा ऑनलाइन गेमिंग का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, क्या हम इस मामले में रिएक्टिव हैं या फिर हम पहले से कुछ पॉलिसीज बना करके इस पर काम कर सकते हैं? अगर आप उससे शुरुआत करें। मुझे लगता है कि आज की तारीख में हम लोगों का भारतवर्ष का जो रिएक्शन होता है वो रिएक्टिव तौर पर होता है, प्रोएक्टिव पर हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हम लोग जैसे जैसे समस्याएं आती हैं उसको समझने का और जूझने का और उनको डील करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग इतना बड़ा विशाल इकोसिस्टम है कि जब तक आप उसे प्रोएक्टिवली डील करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक समस्याएं, चुनौतियां लगातार बनी रहेंगी। आज की धरातल पर जब मैं देखूं तो पाता हूं कि भारत के पास आज भी कोई ऑनलाइन गेमिंग को लेकर विशिष्ट कानूनी प्रावधान या कानून मौजूद नहीं है। कुछ प्रावधान हम लोगों ने भारत के आईटी रूल्स 2021 में कवर तो किए हैं, लेकिन उनको सर्विस प्रोवाइडर्स को कवर किया है इन देयर कैपेसिटी एज एन इंटरमीडिएरी। लेकिन पूरे ऑनलाइन गेम जो प्रकरण है, क्या वो लीगल है, क्या वो लीगल नहीं है, उस पर टिप्पणी नहीं दी गई है। ये दूसरी बात है कि पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट है जो कहता है कि भारतवर्ष में गैम्बलिंग अवैध है, गैर कानूनी है। हालांकि कुछ ऐसे राज्यों के स्टेट लॉज हैं जो कुछ लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस में कुछ ऑनलाइन गेम्स को कानूनी मान्यता प्रदान करते हैं। लेकिन आज जब इतना एक नशा सा आ गया है ऑनलाइन गेम्स को खेलने का,
तो कहीं ना कहीं आपको विभिन्न प्रकार की जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जिम्मेवारियों को परिभाषित करना पड़ेगा। साथ ही साथ उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, उनके दायित्वों के बारे में भी जानकारी देनी पड़ेगी और उन्हें बताना पड़ेगा कि वो स्वयं कोशिश करें कि वो इस तरह के ऑनलाइन स्कैम ऐप से या ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के शिकार ना बन जाए साइबर क्राइम के। तो कहीं ना कहीं जागरूकता, कैपेसिटी बिल्डिंग भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी आम उपभोक्ताओं के संदर्भ में। डॉक्टर दुग्गल, आपसे समझना चाहेंगे जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकारों की है, केंद्र सरकार की है, या फिर जिसको धोखा मिला वो जाके पुलिस में शिकायत करे? ये जिम्मेदारी किसकी बनेगी? ये जिम्मेवारी सारे स्टेक होल्डर्स की एक साथ बनेगी, क्योंकि हम सारे स्टेक होल्डर्स एक ही चेन के अलग अलग लिंक्स हैं और ये चेन उतनी ही ज्यादा सशक्त है जितनी की सबसे कमजोर कड़ी। तो लिहाजा चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो ऑनलाइन डिजिटल स्टेक होल्डर्स हो, ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम के, या चाहे वो उपभोक्ता ही क्यों ना हो, इन सब का योगदान होगा। लेकिन प्रॉब्लम है अभी तो बहुत ग्रे जोन है, किसी को पता ही नहीं है कि बस ऑनलाइन गेम्स भारतवर्ष में लीगल है या नहीं है। आज लोग महादेव ऐप पर जाते हैं, क्यों? उन्हें लगता है कि साहब एकदम सट्टाबाजी का मेरे को एक नया प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो और कहीं नहीं मिलता। और इनके ऐप्स के जो डेवलपर्स हैं, जो ओनर्स हैं, वो भारत के बाहर स्थित हैं, जो भारतीय कानून के दायरे के बाहर आते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को बताना पड़ेगा कि साहब आप बहुत छोटे प्रलोभन में मत पड़े, हो सकता है आपको बहुत बड़ी कानूनी समस्या का सामना करना पड़े। इसलिए बहुत जरूरी है कि दायित्व निभाने की जो परिभाषा है वो परिभाषित की जा सके कानून में। डॉक्टर दुग्गल, एक सवाल ये भी कि महादेव ऐप के जरिए लोगों को ये पता चला कि एल्गोरिथम ही ऐसा बनाया गया था कि अगर आप एक घंटे तक खेल लें तो आप जितने पैसे लगा रहे हैं वो सब के सब डूब जाएंगे। शुरुआत में केवल 30% लोगों को जीतने का मौका दिया गया कि आप 100 रुपए लगा रहे हैं तो आप 1200 रुपए, 1500 रुपए बना पाएं, और शायद ये लालच देने की कोशिश और ये आईटी एल्गोरिथम के साथ प्ले किया गया जिससे लोग आए और केवल पैसा बनाएं और लोग चले जाएं। धन शोधन का एक बहुत बड़ा मामला। देखिए, आज ये जितने भी ऑनलाइन गेमिंग एप्स हैं ये कुछ नहीं है, केवल साइबर क्राइम के एक नए स्वरूप है। आपको हमें इस बात को समझना होगा, क्योंकि देखिए हम सोचें कि हम गेम खेलेंगे, हम लकी हो जाएंगे, हम करोड़ों रुपए कमा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, लोगों को क्योंकि लालच है, इसी लालच को टारगेट करते हैं साइबर क्रिमिनल्स और इस तरह के ऑनलाइन गेमिंग एप्स लेकर आते हैं। शुरुआत में थोड़ा बहुत लोगों को कुछ जिताएंगे, लोगों का विश्वास जीतेंगे और फिर एल्गोरिदम इस तरीके से बनाया जाएगा कि कुछ समय की अवधि के बाद एल्गोरिदम इंश्योर करेगा कि चाहे आपके कितने भी अच्छे पत्ते हो या कितने भी अच्छे मूव्स क्यों ना हो, आप लूज करेंगे और वो सारे के सारे पैसे ये ऑनलाइन एप्स के जो निर्माता हैं, जो ओनर्स हैं, उनके पास चले जाएंगे। यही कारणवश है कि इस महादेव ऐप में कितने 5000 से ज्यादा करोड़ रुपयों की धांधली नजर आई है। तो कहीं ना कहीं इनको नियंत्रित करने की भी जरूरत है। भारत का आईटी एक्ट कहता है कि भारतीय कानून न केवल भारत के अंदर विद्यमान होगा, लेकिन भारत के बाहर स्थित ऑनलाइन गेम्स पर भी एप्लीकेबल होगा अगर वो गेम्स भारत के अंतर्गत जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं या मोबाइल उसका इस्तेमाल देखी जा सकती है। तो मुझे लगता है उस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी का प्रावधान का हमको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इनको इफेक्टिवली नियंत्रित करने की अत्यंत आवश्यकता है। डॉक्टर दुग्गल, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। शरण, आपका भी शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, इस खास प्रोग्राम में अपना इनपुट देने के लिए। नमस्कार। और केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 29वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। इनकी बिक्री 6 नवंबर यानी आज से शुरू हो रही है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि बिक्री के 29वें चरण में 6 से 20 नवंबर तक भारतीय स्टेट बैंक के 29 अधिकृत शाखाओं के जरिए चुनावी बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे और उन्हें अधिकृत किया गया। इसके लिए स्टेट बैंक के 29 ब्रांच की लिस्ट भी जारी की गई है। आप एसबीआई के 29 ब्रांचेस से 6 नवंबर से ये खरीदारी कर सकते हैं। इसके लिए लास्ट डेट 20 नवंबर है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ 15 दिनों के लिए वैलिड होंगे। बैंक द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने की डेट 6 नवंबर से 20 नवंबर है। इलेक्टोरल बैंक के एक्सपायर होने के बाद पेई को कोई राशि नहीं दी जाएगी। किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा जमा किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड उसी दिन उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। केवल वही राजनीतिक दल जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के 43 के सेक्शन 29A के तहत रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने पिछले लोकसभा या राज्य के विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% मत हासिल किए हैं, वही चुनावी बॉन्ड पाने के हकदार हैं। चुनावी बॉन्ड एक पात्र राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक के साथ एक बैंक खाते के जरिए ही भुनाया जा सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड अगर आप खरीदते हैं तो आप टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80GGC 80GGB के तहत राजनीतिक दलों को चंदा देने पर आयकर
में छूट दी जाती है। और अब कुछ और खबरें आर्थिक जगत से फटाफट अंदाज में। स्वीडन के डिफेंस कंपनी साब भारत में रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करेगी। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तहत डिफेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। 500 करोड़ रुपए के इस एफडीआई प्रस्ताव को अक्टूबर में मंजूरी दी गई थी। भारत में अभी तक ऑटोमेटिक रूट से डिफेंस सेक्टर में 74% तक की एफडीआई की मंजूरी है। चालू कैलेंडर वर्ष के अक्टूबर महीने में एफपीआईज की तरफ से तीसरा सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया। वैश्विक अनिश्चितता और भू राजनीतिक तनाव के बीच विदेशी निवेशकों ने हाई रिटर्न्स हासिल करने के लिए भारतीय डेट मार्केट में जमकर निवेश किया। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के आंकड़ों के मुताबिक डेट में एफपीआई का प्रवाह अक्टूबर में 6,322 करोड़ रुपए रहा, जबकि सितंबर में यह केवल 768 करोड़ रुपए पर था। पब्लिक सेक्टर की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 148 करोड़ रुपए में मर्केटर पेट्रोलियम का अधिग्रहण कर लिया है। कंपनी ने 5 नवंबर को शेयर बाजार को यह जानकारी दी। आईओसी ने बताया कि मर्केटर पेट्रोलियम लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए आईओसी के रेजोल्यूशन प्लान को नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की मुंबई पीठ ने मंजूरी दे दी है। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अक्टूबर अवधि के दौरान भारत की बिजली खपत सालाना आधार पर 9.4% बढ़ी और 984 बिलियन यूनिट हो गई है। बिजली की खपत बढ़ने का मुख्य कारण आर्थिक गतिविधियों में सुधार है। एक साल पहले इसी अवधि में बिजली की खपत 899 बिलियन यूनिट पर थी। भारतीय ऋणदाताओं को उम्मीद है कि हिंदुजा समूह चालू तिमाही समाप्त होने के पहले दिवालिया रिलायंस कैपिटल का अधिग्रहण करने के लिए रकम का इंतजाम कर सकता है। बीमा क्षेत्र में ज्यूरिख इंश्योरेंस के हालिया अधिग्रहण सौदे की वजह से इसके मूल्यांकन में खासा इजाफा हुआ है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के शेयर्स को गिरवी रखने की अनुमति नहीं दी। उसके बाद से ये बहुराष्ट्रीय समूह आंतरिक स्रोतों और निजी ऋणदाताओं से धन जुटाने की योजना बना रहा है। तो आज के इकॉनमी टुडे में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे है न्यूज़ एट 10 भावना नैयर के साथ, देखते रहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।